हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IHRM एंड जो एक्सपेक्ट्रेट फेलियर है, यूनिट 4, लास्ट टॉपिक ऑफ हमारे HRM का सिलेबस। दिस PDF एक्चुअली दिस PPT वाज शेयर्ड बाय प्रोफेसर। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी DU की ही PDF है। तो अब हम इससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, एक सेकेंड। So what is IHRM? IHRM है क्या? IHRM can be defined as the set of activities. ये set of activities हैं जिनका aim है to managing organizational human resource, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज करना एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। जिससे हम अचीव कर सके हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और अचीव कर सके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। अब जो ये IHRM है ये इंक्लूड करता है टिपिकल HRM फंक्शन, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जितने भी HRM फंक्शन होते हैं उसके अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। अब बट इसके अंदर क्या है, डन एट इंटरनेशनल लेवल एंड एडिशनल एक्टिविटीज जैसे कि ग्लोबल स्किल्स मैनेजमेंट, एक्सपेट्रिएट मैनेजमेंट, ये सब भी इसमें होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब है ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे IHRM के। तो ये करता है क्रिएट अ लोकल अपील, ये एक लोकल अपील क्रिएट करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपॉन ग्लोबल आइडेंटिटी पे, ठीक है। कि अब इसमें क्या है कि जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी, कि हम लोग जब इतनी सारी ग्लोबलाइजेशन में हमने पढ़ा है राइट, कि कैसे, और हॉपस्टीड की जो हमने टेक्सोनॉमी पढ़ी है उसमें भी कैसे हर एक कल्चर, अब जो ग्लोबली जब हमारी ग्लोबल मार्केट में हमारी फर्म आ जाती है तो बहुत सारे क्या कहते हैं, फॉरेनर्स भी हमारी कंपनी से एसोसिएट हो जाते हैं। तो उनके जो क्रॉस कल्चर, जो हमारा एक माहौल बन जाता है हमारी कंपनी के अंदर, तो उनको कैसे यू नो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करना है हमारी उसके अंदर। और लोगों को सेंसिटिविटी, जो हमारे यहाँ पे जो कल्चरल नॉर्म्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, ज़रूरी है कि वहाँ पे भी वो एक्सेप्ट किए जाएं। अमंग मैनेजर्स ग्लोबली एंड हायरिंग ऑफ स्टाफ्स अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक बाउंड्रीज, ठीक है। सॉरी, अक्रॉस जोग्राफिक बाउंड्रीज, मतलब आपको हायर करना है स्टाफ डिफरेंट बाउंड्रीज से, मतलब सिर्फ एक नेशन या एक कल्चर से ही नहीं, अक्रॉस जोग्राफिकल बाउंड्रीज से आपको उनकी हायरिंग करनी है। अब ट्रेनिंग अपॉन कल्चर्स एंड सेंसिटिविटीज ऑफ होस्ट कंट्री, मतलब ट्रेनिंग करनी है आपको कल्चर्स की और सेंसिटिविटी दिखानी है, सेंसिटिविटीज ऑफ द होस्ट कंट्रीज। अब होस्ट कंट्री का ज़्यादा थोड़ा कल्चर डोमिनेट करेगा। अब नेक्स्ट है नीड, क्या है हमारी IHRM की नीड फॉर IHRM, मैनेजिंग एक्सपेक्ट्रिएट्स, जितने भी एक्सपेक्ट्रिएट्स होते हैं ये क्या होंगे, हम इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उनको मैनेज करना। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फोर्स्ड HRM टू हैव इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से HRM जो अब इंटरनेशनल ओरिएंटेशन में आ गया, जिसको हम IHRM कहते हैं। अब इफेक्टिवली ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है सर्विसेज ऑफ पीपल एट बोथ कॉर्पोरेट ऑफिस में, ठीक है, उनकी सर्विसेज को कॉर्पोरेट ऑफिस पे और उनके जो फॉरेन प्लांट्स है वहाँ पे, दोनों जगह पे उनकी सर्विस को यूटिलाइज करते हैं। अब फंक्शंस क्या हैं इनके, रिक्रूटमेंट करते हैं ये, सिलेक्शन, एक्सपेट्रिएट्स, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल देना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कंपनसेशन, वुमेन इन इंटरनेशनल बिजनेस, ड्यूअल करियर ग्रुप्स, फिर इंटरनेशनल इंडस्ट्री रिलेशंस, ट्रेड यूनियंस, ठीक है। फिर हो गए ये है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारे फंक्शन है ऑफ क्या कहते हैं HRM, IHRM। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है IHRM के, मोर HR एक्टिविटीज करते हैं, नीड फॉर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखना है ना, जैसे हमने बताया क्रॉस कल्चरल इसमें एस्पेक्ट भी होता है। मोर इन्वॉल्वमेंट इन एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ में होता है, ठीक है। फिर चेंजेस इन एम्फेसिस, चेंजेस इन एम्फेसिस एट द वर्क फोर्स मिक्स ऑफ एक्सपेट्रिएट्स एंड लोकल वैरी, मतलब ऑब्वियसली अब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो वर्क फोर्स कितना डाइवर्स है। रिस्क एक्सपोजर, मोर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब मोर ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज, अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देखो, अब इसमें और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज हैं, तो इनको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है। डिफिकल्टी इन इम्प्लांटिंग HR इन होस्ट कंट्रीज,
डिफिकल्ट होता है कि इम्प्लांट करें एचआर को होस्ट कंट्री में। ठीक है, डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल मैनेजर्स। ठीक है, तो जितने भी इंटरनेशनल मैनेजर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना। फिर क्या कहते हैं, हाई एम्प्लॉय हायरिंग, एबिलिटी टू मिक्स द ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, बहुत सारे कल्चर के लोग आ रहे हैं। एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक स्टाफिंग अप्रोच, ये तीन अप्रोच है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एक्सपेट्रिएट्स, मैनेजिंग रिपेट्रिएशन प्रोसेस। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्फेसाइज करता है ये कल्चरल ट्रेनिंग में। ठीक है, लैंग्वेज ट्रेनिंग में ये सब देनी पड़ेगी उनको, क्योंकि इतना सारा डाइवर्स कल्चर बन गया है ना, वर्कफोर्स है इतनी डाइवर्स हमारे उसमें। ट्रेनिंग इन मैनर्स एंड मैनरिज्म। ठीक है, कंपनसेशन यानी डेविशिंग एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, जिससे आप कंपनसेट कर सको इनको, जितने भी एक्सपेक्ट्रिएट्स होते हैं। अब अब ये जो एक्सपेक्ट्रिएट्स होते हैं ना, ये कौन होते हैं? ये वही होते हैं जो अपनी कंट्री के बाहर रहते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका में हमारे इंडियन एक्सपेट्रिएट्स रहते हैं, तो वही है, ये वो होते हैं। तो डिवाइस करना एक अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी कि आप उनको कंपनसेट कर पाओ। मिनिमाइज करना है डिफरेंसेस इन पे, जो पेरेंट और होस्ट कंट्री से थर्ड कंट्री नेशनल्स में सबका इक्वल पे होना चाहिए, अगर सेम वर्क है, सेम स्किल्स जो हैं तो। ठीक है, इशूइंग रिलेटिंग टू द री एंट्री ऑफ एक्सपीरियड इन टू द होम कंट्री, मतलब कि जो भी इश्यूज होते हैं उनके री एंट्री होने के होम कंट्री में, तो वो भी देखना। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंस्ट्रेंट वाइल ऑपरेटिंग इन होस्ट कंट्रीज नीड टू बी कंसिडर्ड, कि होस्ट कंट्री में अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो उसके भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। फिजिकल डिस्टेंस, टाइम डिफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम एड्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब भी बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें जो आते हैं। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन देखिए, हैंडलिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम्स इन सब्सिडरी, मतलब वही है कि आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो प्रॉब्लम है उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट कंपनी टुवर्ड्स यूनियन इन अ सब्सिडरी, उनका कैसा एटीट्यूड है टुवर्ड्स यूनियन, ये सब भी देखना। फिर एक सेकेंड। हम्म, तो नीड फॉर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी हमें चाहिए, जैसे कि पे इश्यूज, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट करेंसी होती है, जेंडर बेस्ड पे, जैसे कोरिया, जापान, इंडोनेशिया में देखा जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज, वर्क ओवर टाइम वर्किंग, जैसे कोरिया और जापान फर्म्स में होता है। ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी और मेरिट, ठीक है, इनके बेस पे उनको प्रमोशन देना। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे मोर इन्वॉल्वमेंट इन एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो मोर इन्वॉल्वमेंट फॉर बोथ पेरेंट कंट्री एंड थर्ड कंट्री नेशन, हाउसिंग अरेंजमेंट, उनका हेल्थ केयर देना, उनको रेम्यूनरेशन पैकेजेस देना, असिस्ट करना चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड इन बोर्डिंग स्कूल्स। ठीक है, जो बोर्डिंग स्कूल्स में है। चेंजिंग चेंजेस इन एम्फेसिस एज द वर्कफोर्स मिक्स ऑफ, जो लोग आ रहे हैं उनका वर्कफोर्स भी तो मिक्स है, लोकल भी हैं, चेंज हो रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो पेरेंट कंट्री और थर्ड कंट्री जो भी लोग हैं नेशनल्स डिक्रीजेज एज मोर ट्रेन्ड लोकल्स बिकम अवेलेबल, अगर ये लोग ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं, राइट। रिसोर्सेज रीएलोकेटेड फॉर सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, रिसोर्स भी तो चाहिए ना उनको वहाँ से सिलेक्ट करना, ट्रेन करना। ठीक है, अब रिस्क ऑफ एक्सपोजर, फिजिकल सेफ्टी उनको मिलनी चाहिए, तुमने अपनी कंपनी के लिए वहां से बुला लिया, उनको सेफ्टी भी तो देनी है ना। फेलियर ऑफ एक्सपेक्ट्रिएट्स टू परफॉर्म वेल, ठीक है, उन क्योंकि फाइनेंशियल लॉस होता है, तो वो अगर फेल नहीं कर पा, मतलब फेल कर रहे हैं अगर वर्क करने में अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे डीलिंग विद मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल फिगर्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल ये इंटरेस्ट ग्रुप्स, हायरिंग प्रोसीजर्स डेडिकेटेड बाय होस्ट कंट्रीज। ठीक है, और कैच अप विद लोकल वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो यहाँ पे होता है। फिर रीजन ऑफ ग्रोइंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है लोगों का? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस है। ठीक है, इफेक्टिव एचआरएम जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट है ऑफ सक्सेस इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर ये अच्छा एचआरएम अच्छी है हमारी तो वो आपका सक्सेस जो है इंटरनेशनल बिजनेस में वो भी अच्छा हो जाएगा, राइट। फिर आ गया मूवमेंट ऑफ टू नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर,
नेटवर्क में आ जाते हैं। पहले हायरार्कल स्ट्रक्चर होता था, पहले ये है, फिर एसोसी मतलब एसोसिएट्स हैं, फिर मैनेजर्स हैं, ऐसे करते करते पूरा एक हायरार्की होती थी। सिग्निफिकेंट रोल होता है इन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजीज, एक सिग्निफिकेंट रोल होता है उसका, कि उनके इम्प्लीमेंटेशन का और कंट्रोल का। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे, दैट इज स्टाफिंग पॉलिसीज क्या होती हैं इसमें। सबसे पहले होती है एथनोसेंट्रिक। यहाँ पे क्या है, की मैनेजमेंट पोजीशंस आर फिल्ड बाय पेरेंट कंट्री इंडिविजुअल, कि मतलब उन्हीं से भर मतलब ज्यादातर जो पोजीशन है वो कौन फिल करे, जो पेरेंट कंपनी के हैं। फिर पॉलीसेंट्रिक, इसमें क्या है, तो इसमें क्या, जो होस्ट की कंट्री के जो नेशनल्स होते हैं वो मैनेज करते हैं सब्सिडरी, वेयर एज द हेडक्वार्टर पोजीशन आर हेल्ड बाय द पेरेंट कंपनी। मतलब वही है कि जो होस्ट कंट्री जो होती है ना, उसके अंदर बस छोटी छोटी पोस्ट दे देती है, और जो हेड क्वार्टर की जो पोजीशंस होती हैं वो पेरेंट कंपनी ही करती है। जियो सेंट्रिक में क्या है, स्टाफिंग पॉलिसी, द बेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल होल्ड की पोजीशन, अच्छे पोजीशन उनको दे जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, डजेंट मैटर कि वो किस नेशनैलिटी के हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी। तो इन तीनों को अगर हम देखें, ठीक है, ये थी स्टाफिंग पॉलिसीज एंड IHRM। और आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब इसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा एथनोसेंट्रिक, इसमें क्या है, की मैनेजमेंट पोजीशन हेल्ड बाय पेरेंट कंट्री के नेशनल्स को मिल जाती है, और अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग अर्ली फेज के लिए सही है, ठीक है। फिर होता है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, इसमें होस्ट कंट्री के जो नेशनल है हायर टू मैनेज सब्सिडरी, ठीक है, सब्सिडरी वो लोग कर रहे हैं, और पेरेंट कंट्री के जो नेशनल है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं की पोजिशन एंड कॉपरेट कर रहे हैं हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। अब इसमें देखो, अब रीजियो सेंट्रिक अप्रोच, इसमें क्या है, वेरिएशन ऑफ स्टाफिंग पॉलिसीज टू सूट पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया के हिसाब से वो लोग कर लेते हैं। प्रोवाइड अ स्टेपिंग स्टोन टू अ फर्म विशिंग टू मूव फ्रॉम एन एथनोसेंट्रिक टू पॉलीसेंट्रिक, यानी इससे इधर आ रही है, ठीक है, अप्रोच टू अ जियोसेंट्रिक अप्रोच, यानी इन दोनों अप्रोच से जियोसेंट्रिक में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें मतलब जोग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये सीक बेस्ट पीपल फॉर की जॉब्स, मतलब जो भी बेस्ट होगा, फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी नेशनैलिटी से है, उसको अच्छी वाली जॉब, जो अच्छी मैनेजरियल जॉब जो होती है ना, वो उसको मिल जाएगी, ठीक है। जो की जॉब्स होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशन की सब लोग को कॉपरेट करके काम करना है। फिर आता है हमारा 15, यानी स्लाइड नंबर 15 जो है IHRM का मॉडल। अब इसमें स्ट्रेटेजिक HRM मेक पीपल मेक्स द डिफरेंस, मतलब वही है लोग से डिफरेंस। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो रही है, करियर पाथ एंड करियर प्लानिंग देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से हो रहा है, ये परफॉर्मेंस को मैनेज ट्रेनिंग दी, तो वो अपना करियर को और अच्छे से प्लान कर रहे हैं, करियर पाथ हो रहा है, उनके फ्यूचर जो रोल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। फिर रिजल्ट्स आए, ठीक है, बिहेवियरल और कम्पिटेंसीज आई ट्रेनिंग से, तो रिजल्ट्स भी बढ़े। फिर पे भी उनकी बढ़ेगी, क्योंकि अब उनके में करियर मतलब उनका ज़्यादा हो गया, क्या कहते हैं, जो स्किल्स हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, पहले सिलेक्ट किया, फिर परफॉर्मेंस को मैनेज किया, ट्रेनिंग दी, उससे उनका करियर पाथ को समझा, फिर उससे उनमें कॉम्पिटेंसी और बिहेवियर्स देखा गया, तो उनमें कंपनी को फायदा हुआ, तो उनकी कॉम्पिटेंस को भी होगा, राइट। तो यही इसमें IHRM का मॉडल है। तो अब आ जाता है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक HRM, मतलब डिफरेंस बिटवीन HRM एंड IHRM। तो जो डोमेस्टिक HRM है, मतलब जो नॉर्मल HRM है, वो नेशनल लेवल पे होता है, नेशनल लेवल, और जो IHRM होता है वो होता है इंटरनेशनल लेवल पे। अब जो डोमेस्टिक HRM मतलब जो HRM है, इज कंसर्न विद मैनेजिंग एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू वन नेशन, जो एक नेशन से बिलोंग करता है, और IHRM में इट इज कंसर्न विद मैनेजिंग एम्प्लॉयज बिलोंग्स टू मेनी नेशंस, जो बहुत सारे नेशन में है, इसमें होम कंट्री, होस्ट कंट्री, थर्ड कंट्री एम्प्लॉयज, सबको, राइट। अब क्या है, डोमेस्टिक HRM में इज कंसर्न विद मैनेजिंग लिमिटेड नंबर ऑफ HRM एक्टिविटीज एट नेशनल लेवल, इसमें होती है मैनेजिंग एडिशनल एक्टिविटीज, जैसे कि एक्सपेक्ट्रेट मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी होता है। अब लास्ट पॉइंट है, डोमेस्टिक HRM जो है लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है ड्यू टू लेस इन्फ्लुएंस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कम इन्फ्लुएंस होता है। IHRM ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एज इट इज अफेक्टेड हैविली बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि कल्चरल डिस्टेंस, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, ये सब। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा। हम्म तो अब हम पढ़ेंगे
इसके बारे में एक्टिविटीज़ जो IHRM में होती हैं, पेरोल कंट्रीज, पेरोल US, मतलब ये सब वही है, पेरोल स्पेन, सबका अलग अलग होता है, बेनिफिट्स सबको कितना है, परफॉर्मेंस, फिर HR सिस्टम्स, नॉन HR सिस्टम, ये सब इसका होता है, रिक्रूट करना ग्लोबली एंड लोकली, फिर एक्सपेट्रिएट देखना कि उनका कैसा है, उन सबको मैनेज करना, HR रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टर्मिनेशन लोकल एंड ग्लोबल, ऑन एंड ऑफ बोर्डिंग, ठीक है, टाइम ट्रैकिंग, सब कुछ ये सब देखना पड़ता है। फिर आ जाता है इश्यूज क्या क्या है, मैनेजिंग इंटरनेशनल असाइनमेंट्स, उनको मैनेज करना, एम्प्लॉय और उनकी फैमिली का एडजस्टमेंट अगर वो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर फॉरेन असाइनमेंट, उनके लिए वहाँ पे उन्हें पता लगाना कि कौन उसके लिए बेस्ट है, कल्चर एंड गॉज, फिर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी देखा जाता है, ठीक है। अब इफेक्टिव IHRM की इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो द फॉलोइंग चेकलिस्ट आइडेंटिफाई सम ऑफ द क्रिटिकल डिसीजन एक्शन रिक्वायर्ड इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इफेक्टिव IHR strategy as certain the current and intended nature of international operation in the ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब कि वही है कि नेचर क्या है उस इंटरनेशनल ऑपरेशंस का, कि मल्टी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ग्लोबल, ट्रांसनेशनल, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच HR पॉलिसीज, डिटरमाइन करना कि किस एक्सटेंट तक जो HR पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है और या फिर लोकलाइज्ड हैं, जिससे हम अपनी ऑब्जर्वेशन जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर एक्सेस करना द एक्सटेंट टू विच लोकल कल्चरल, जो वहाँ का लोकल कल्चरल और सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल फैक्टर्स हैं वो कितना इम्पिंज कर रहे हैं ऑन एनी अटेम्प्ट टू अप्लाई स्टैंडर्ड HR पॉलिसीज, मतलब एक स्टैंडर्ड सबके लिए सेम रखी तो वो कितना ये लोग इफेक्ट कर रहे हैं, इफ इंटीग्रेशन इज अ की रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। फिर वही इंश्योर करना एक कंप्यूटराइज डेटाबेस ऑफ ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स एज इज यूज इफ इंटीग्रेशन इज डिजायर्ड, अगर इंटीग्रेशन करना तो उन सबका डेटा भी आपको कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। फिर वर्क विद सीनियर मैनेजमेंट, यानी जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है उनके साथ काम करना जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको तो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड, जो भी कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है टू अचीव ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद वर्क विद नेशनल HR के साथ काम करना है एंड लाइन मैनेजर्स के साथ टू फॉर्मुलेट IHR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन द की एरियाज ऑफ सोर्सिंग, डेवलपमेंट एंड रिवॉर्ड विच विल एम्बेड अ ट्रांसनेशनल माइंडसेट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अब MNC, अब ये सब देखेंगे, पेरेंट कंपनी HRM प्रैक्टिसेस ट्रांसफर्ड, प्रैक्टिस लेवल फैक्टर्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन यहाँ पे हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे क्या है, नेशनल लेवल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्टेंस, कल्चरल डिस्टेंस, कंपनी लेवल फैक्टर्स, MNC का स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक रोल, सब्सिडरी, फिर ये सब यहाँ से ये सब्सिडरी ओवरसीज जो बाहर से करवा रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल, इसमें क्या इंटरनलाइजेशन हो रही है, इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है, कमिटमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड मोटिव, रिवर्स ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। अब एक्सपेट्रिएट असाइनमेंट इन सर्कल, डिटरमाइन कि आपको एक एक्सपेट्रिएट की ज़रूरत है, फिर उनका सिलेक्शन करना, फिर उनको प्री असाइनमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। फिर यहाँ से डिपार्चर हुआ, फिर पोस्ट ऑफ अराइवल ओरिएंटेशन, उनको जब वो आ गए उस कंट्री में, आपकी जो कंट्री है वहाँ पे उनको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग देना। अब इससे क्राइसिस और फेलियर भी हो सकता है, फेलियर भी हो जाता है कई बार, और क्राइसिस एंड एडजस्टमेंट भी हो जाता है। अगर एडजस्टमेंट हुआ तो रीअसाइनमेंट अब्रॉड, उनको अब्रॉड में रीअसाइनमेंट कर दो, या फिर अगर फेलियर है तो रिपेट्रिएशन एंड एडजस्टमेंट, कि उनको वही है कि फिर देखना पड़ता है ना, कि कहीं और उनको भेज दिया जाए या यहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएंगे या कुछ और, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कि एक्सपेट्रिएट फेलियर, अगर फेलियर हो गया यानी प्री मेच्योर रिटर्न ऑफ एक्सपेट्रिएट टू देयर होम कंट्री, मतलब जो यहाँ पे काम करने आए थे और वो अपनी कंट्री में वापस चले गए, इसके रीज़न बहुत सारे होते हैं कि वो एडजस्ट नहीं कर पाए होस्ट कंट्री में, उनको कल्चरल शॉक हुआ या फिर उनकी पर्सनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टी हुई उनको इन्वायरमेंट में, कोप नहीं कर पाए वो लार्जर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, अदर फैमिली रीज़न थे, ठीक है। तो बस बाय दिस वी कंप्लीटेड इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ HRM, दैट इज IHRM, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो।
फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। एंड यस वेट, इग्नू की भी एक नोट्स हैं ये, इसके अंदर भी वही सब है, ठीक है, जो हमने बात की है कि 4C मॉडल ऑफ, एक सेकेंड इसको ना, 4C मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की है कि वो कंपेटेंस, कमिटमेंट, कॉन्ग्रुएंस एंड कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है कि सारी एक्टिविटीज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इफेक्टिवली। अब ये सारे काम करता है स्टाफिंग, फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सब हमने देख लिया, राइट। अब ये HRM के फंक्शंस हैं। अब क्रॉस कल्चरल इश्यूज की कल्चर से क्या क्या होता है, लैंग्वेज, रिलीजन, एथिक्स अलग होता है, नेगोशिएशंस। अब आ जाते हैं रोल ऑफ कल्चर इन हमारा IHRM की, इनमें क्या पर्सपेक्टिव है, सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे से कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब डाइवर्सिटी होती है तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है, अनस्पोकन लैंग्वेज, हैंड जेस्चर सबके अलग होते हैं, वेरी एक्सप्रेसिव इन सम कल्चर, इन किसी में नहीं होता है। कलर सिंबलिज्म, ये सब। मैनेजरल, इंडिविजुअल एंड डाइवर्स वर्कफोर्स, जो हम जिनकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इंटरनल, वो ये है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे की जाए, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनल सेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक, राइट, हमने पढ़ लिया ना। अब इनको कैसे मैनेज किया जाए जो एक्सपेक्ट्रिएट है, तो अब सबसे पहला एडवांटेज क्या है इनका कि ये जो होता है यूजली हैव नेसेसरी टेक्निकल और मैनेजरल स्किल्स होती हैं। इनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट कंपनी और फॉरेन सब्सिडरी में करते हैं, ठीक है। ये लोग ज़्यादा वो होते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर, फेमिलियर होते हैं कॉर्पोरेट कल्चर के, विजन होता है इनमें, मिशन होता है, ठीक है, ऑफ द पेरेंट कंपनी, एंड हेल्प करते हैं टू आप प्रमोट करो पेरेंट सब्सिडरी रिलेशन में। असाइनिंग एक्सपेट्रिएट टू फॉरेन पोस्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, इट लीड्स टू द प्रोग्रेस टुवर्ड्स बिकमिंग एन इंटरनेशनल मैनेजर। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि टोटल कंपनसेशन पेड जो उनको दिया जाता है वो ज़्यादा होता है, मच ग्रेटर देन व्हाट इज पेड इन अ होस्ट कंट्री। ऑब्वियसली अब उनको वहाँ जाएंगे तो उनको ज़्यादा पैसे भी तो चाहिए ना, ठीक है। अब होस्ट कंट्री जो है, होस्ट कंट्री के जो नेशनल्स होते हैं डू नॉट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग टू अडेप्ट टू द लोकल कल्चर, मतलब सॉरी, डू रिक्वायर, उनको चाहिए होता है स्पेशल ट्रेनिंग कि वो उस नए कल्चर में अडेप्ट कर सकें। फिर उसके अलावा होस्ट कंट्री के जो नेशनल्स होते हैं डू नॉट रिक्वायर पर वर्क परमिट्स, ठीक है। उसके बाद हो यूजिंग होस्ट कंट्री नेशनल इनहेंसेस द फर्म की जो लोकल इमेज है वो अच्छी हो जाती है। उसके अलावा ये है यूजिंग एक्सपेट्रिएट विद स्पेशल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ब्लॉक प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर देता है फॉर लोकल्स एंड मे समटाइम्स कॉन्ट्रडिक्ट द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रेगुलेशन ऑफ द होस्ट कंट्री। अब देखो, इसके अंदर ये देखो, पहले फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि सिलेक्टेड एम्प्लॉयज आर एबल टू डेवलप लैंग्वेज फ्लुएंसी, ठीक है। लैंग्वेज वही इंटरनेशनल HR मैनेजर्स होते हैं, उनको सिलेक्ट करना होता है राइट एम्प्लॉय जो एडजस्ट कर सके, परफॉर्म कर सके, वही, ठीक है। अब जो है सिलेक्टेड एम्प्लॉयज आर एबल टू डेवलप लैंग्वेज फ्लुएंसी फॉर असाइंड इंटरनेशनल असाइनमेंट, उस हिसाब से उन्हें लैंग्वेज फ्लुएंसी करनी पड़ती है। उसके बाद सिलेक्टेड एम्प्लॉयज जो होते हैं ये साइकोलॉजिकली रेडी होते हैं इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए और विल and are willing to have international experience if required one can use psychological screening की उनकी readiness है या नहीं है। तो यही सब चीज़ें होती हैं, ये प्रोवाइड करते हैं टाइम विंडो टू सेल्फ एक्सेस देयर रेडीनेस एंड शुड बी हेल्ड टू सेट देयर रियलिस्टिक प्रायोरिटीज एंड एक्सपेक्टेशन फॉर एडजस्ट, कि वहाँ पे वो कितना एडजस्ट कर पाएंगे। दे आर अलाउड टू मेंटेन कनेक्शन विद देयर पेरेंट कंपनी, ठीक है, जहाँ से वो आए हैं, और यही सब होता है। अब फर्दर वन शुड ऑल्सो फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल सिलेक्टिंग द एक्सपीरियंस, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उनमें टेक्निकल एबिलिटी है या नहीं, क्रॉस कल्चरल सूटेबिलिटी है, फैमिली रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंट्री कल्चरल रिक्वायरमेंट, MNE रिक्वायरमेंट एंड लैंग्वेज। अब इनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देनी पड़ती है, ठीक है। प्री डिपार्चर ट्रेनिंग दैट इज बिफोर द एम्प्लॉय लीव्स हिज होम कंट्री। HNC ट्रेनिंग जब वो एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है फॉर्म होस्ट कंट्री में, तो वो सब, ठीक है, यही सब था। इनको अप्रेजल जजमेंट भी देनी होती है, यही सब है। तो बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक। बाय बाय।